फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला लेक्चर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में। तो देखिए, एक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे अरब आक्रमण के बारे में, उसके बाद देखेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में। अरब आक्रमण के बारे में जब देखेंगे तो उसमें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी पढ़ेंगे, और तुर्क आक्रमण के बारे में जब देखेंगे तो इसमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे भारत पर अरब आक्रमण के बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि ये पहला सफल आक्रमण कहा गया है। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। यह तीसरा अभियान था जो कि 712 ईस्वी में हुआ था। तो ये कौन सा अभियान था? तीसरा अभियान था। तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले भी दो अभियान हो चुके हैं। तो देखिए, इसके पहले जो हुआ था उसमें उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। एक अभियान चलाया गया था जिसको सिंध भेजा गया था, और इसमें लेकिन वो क्या हुआ कि पराजित हो गया था। जब उबैदुल्ला ने उबैदुल्ला के नेतृत्व में जो अभियान चलाया गया था, और उसमें सिंध को जब भेजा गया था युद्ध के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि उबैदुल्ला पराजित हुआ और वहां पे मारा गया था। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा अभियान जो था, दूसरे अभियान में बुदैल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन वो भी क्या हुआ, असफल रहा। और जो तीसरा सफल आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। जो तीसरा सफल आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। यह तीसरा अभियान था जो कि 712 ईस्वी में हुआ। अब इसके बाद देखेंगे, अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। जब अरब वासियों ने आक्रमण किया था तो सिंध पर जो शासन था वो दाहिर का था। सिंध पर उस टाइम दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया। मोहम्मद बिन कासिम जो थे उन्होंने क्या किया, दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। तो हमने क्या देखा कि अरब आक्रमण के समय जो सिंध का वो था, शासक था, वो दाहिर था, और मोहम्मद बिन कासिम ने उसे पराजित किया और वो युद्ध में मारा गया। अब देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को भी जीत लिया। इसके बाद फिर क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया। अब जजिया कर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। जजिया कर ये होता है कि गैर मुसलमानों से ये वसूला जाता, गैर मुसलमानों के लिए से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर, या हम ये कह सकते हैं गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर होता है जिसे हम जजिया कर कहते हैं। तो इस जजिया कर के बारे में इतना ही बस, कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर को हम जजिया कर कहते हैं। तो जजिया कर हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। फिर इसके बाद देखेंगे, जजिया कर से देखिए 5 लोगों को मुक्त किया गया था कि 5 लोगों को नहीं देना था, 5 लोगों पे जजिया कर नहीं लागू होता था। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले थे बच्चे, फिर बूढ़े, औरतों और विकलांगों और ब्राह्मणों पर। यानी जजिया कर इन 5 लोगों पर नहीं लगाया जाता था। कौन कौन थे उसमें? बच्चे, बूढ़े, औरतें और विकलांग तथा ब्राह्मण पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था। अब इसके बाद देखेंगे, अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। फिर क्या हुआ, औरंगजेब आया। औरंगजेब ने क्या किया, 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया। यानी 1564 में अकबर ने क्या किया, जजिया कर को समाप्त किया। और उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब आया। औरंगजेब जब आया 1679 में, तो इसने क्या किया, पुनः जजिया कर को लगा दिया। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया, यानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब इसके बाद देखेंगे, जो भारत पर अरब वासियों ने आक्रमण किया था उसका उद्देश्य क्या था। क्योंकि जब कोई भी आक्रमण करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो इन लोगों का जो उद्देश्य था वो धन दौलत को लूटना था।
इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। बस यही इनका उद्देश्य था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में। ये था अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमण में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सबसे पहला जो सफल आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इसके पहले भी 2 अभियान चलाए गए थे, ये तीसरा अभियान था। इसके पहले 2 अभियान चलाए गए थे जिसमें ये लोग असफल रहे। पहला उबैदुल्ला के नेतृत्व में अभियान चलाया गया था जिसमें वो पराजित हुआ और मारा गया। इसके बाद दूसरा अभियान जो था वो बुदैल के नेतृत्व में हुआ जिसमें वो भी असफल रहा। और तीसरा जो हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ और यह सफल आक्रमण रहा। ये कब हुआ था? 712 ईस्वी में। फिर इसके बाद देखेंगे इसमें अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध करते हुए मारा गया। इसके बाद 713 ईस्वी में मुल्तान को भी मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया था। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर होता है। और फिर इसमें जजिया कर 5 लोगों पर नहीं लगा था। वो कौन कौन थे? बच्चे, बूढ़े, औरतें और विकलांग तथा ब्राह्मण, इन लोगों पे जजिया कर नहीं लगता था। इसके बाद क्या हुआ? जो जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, अकबर ने उसे 1564 ईस्वी में क्या किया? जजिया कर को समाप्त किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि औरंगजेब आता है और 1679 ईस्वी में पुनः जजिया कर को लगा दिया। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, इन्होंने क्या किया? जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। और फिर हमने लास्ट में क्या देखा कि भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था कि धन दौलत को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी ये यहाँ पे रहने के लिए नहीं आते थे, इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए आते थे और धन दौलत को लूटने के लिए आते हैं। और अब हम इसके बाद पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण के बारे में। तो चलिए देखते हैं। भारत पर तुर्क आक्रमण जो हुआ था 932 ईस्वी में। अब तुर्क क्या थे? पहले तुर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तुर्क जो ये शब्द है, तो तुर्क जो थे ये चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जनजाति थी जिसे तुर्क कहते हैं। तो देखिए इन्होंने 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गजनी थी। गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। कब? 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कब स्थापना हुई थी? तो 932 ईस्वी में। और इसकी राजधानी क्या थी? गजनी थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए अल्पतगिन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया। इनमें से एक सुबुक्तगिन था। सुबुक्तगिन जो था ये अल्पतगिन का दामाद भी था, गुलाम भी था और दामाद भी था। 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन गजनी की गद्दी पर बैठा। यानी जो सुबुक्तगिन था जो ये अल्पतगिन का दामाद था और गुलाम भी था। ये क्या हुआ? 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन की राजगद्दी पर बैठा। अब हम लोग देखेंगे सुबुक्तगिन के बारे में थोड़ा सा। तो सुबुक्तगिन जो था ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। यानी अगर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था, तो वो था सुबुक्तगिन। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरब शासक कौन था, मतलब सफल अरब शासक, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, इसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक जो था वो सुबुक्तगिन था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। यानी इसने सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया था? देखिए पंजाब के शाही वंश के शासक के ऊपर किया था जो कि उस टाइम पे जयपाल थे। वहां पे आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। सुबुक्तगिन के बाद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनी शासक बना। देखिए जब वो सुबुक्तगिन की मृत्यु होती है तो उसके 2 पुत्र थे।
एक था अब्दुल कासिम महमूद और दूसरा था इस्माइल। दोनों के मध्य क्या हुआ, उत्तराधिकार को लेके युद्ध हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इस्माइल था वो हार जाता है, पराजित हो जाता है, और इसमें से अब्दुल कासिम महमूद जो था ये विजयी हो जाता है। और जो अब्दुल कासिम महमूद गजनी था वो महमूद गजनवी के नाम से जो है शासक बन जाता है। तो यहीं से हम पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में। महमूद गजनी मतलब उत्तराधिकार मतलब गद्दी पर बैठने से पहले, उत्तराधिकारी बनने से पहले इसको अपने भाई से युद्ध करने पड़ी थी। ठीक, तो देखिए जो महमूद गजनवी था इसने 998 से 1030 ईस्वी तक शासन किया। महमूद गजनवी ने 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच में कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, कितनी बार, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट आया। यानी क्या किया, महमूद गजनी जो था वो सबसे पहले 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त किया। करने के बाद वो क्या हुआ, अपने देश वापस लौट गए। यानी वो रहने नहीं आते थे, बस धन लूटने आते थे और फिर वापस चले जाते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अब देखिए हम लोग थोड़ा ये जान लेंगे, महमूद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया तो इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट होंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि महमूद गजनी के प्रमुख भारतीय जो अभियान थे, आक्रमण थे, उसके बारे में पढ़ लेंगे। सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1001 में। देखिए 1001 से 2 ईस्वी में हिंदू शाही पर इसने आक्रमण किया। वहाँ के राजा जयपाल थे, जयपाल को उसने पराजित किया। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1005 से 6 ईस्वी में इसने मुल्तान, जहाँ के राजा कौन थे, अब्दुल फतेह दाऊद पर आक्रमण किया और यहाँ से भी क्या किया, इसने धन लूटा और फिर चला गया। फिर इसके बाद इसने 1008 से 9 ईस्वी में हिंदू शाही, जहाँ उस टाइम के राजा यहाँ के कौन थे, आनंदपाल, उन पे आक्रमण किया और वही सेम किया कि धन लूटा और फिर चला गया। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में, कि जो तुर्क हो, देखिए सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा जाना तुर्क के बारे में कि तुर्क जो थे ये चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाली एक असभ्य और बर्बर जनजाति थी। 932 ईस्वी में अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। यानी जो गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने की थी। कब किया था, तो 932 ईस्वी में किया था, जिसकी राजधानी क्या थी, गजनी थी। जो गजनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी उसकी राजधानी क्या थी, तो गजनी थी। अल्पतगिन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया था और इनमें से एक था सुबुक्तगिन। ये जो 1700 चुने हुए अधिकारी थे ना, ये उसके दास थे यानी गुलाम थे। और इनमें से एक था सुबुक्तगिन। सुबुक्तगिन जो था ये उसका दामाद भी था, अल्पतगिन का ये दामाद भी था और ये इसका दास भी था। फिर क्या होता है, 977 ईस्वी में सुबुक्तगिन जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सुबुक्तगिन जो था वो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। और फिर हमने जाना कि 986 ईस्वी में इसने पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया था और उसे पराजित कर दिया था। फिर हमने देखा कि सुबुक्तगिन की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके दोनों पुत्र आपस में लड़ते हैं और फिर उसमें से इस्माइल जो होता है वो हार जाता है। उसके बाद महमूद गजनी जो था वो शासक बनता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी का शासनकाल सबसे पहले हमने देखा कि 998 ईस्वी से लेके 1030 ईस्वी तक था महमूद गजनवी का शासनकाल। फिर हमने देखा कि महमूद गजनी जो था वो 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इसने 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी के बीच में कुल भारत पर 17 बार, यानी 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक इसने कुल मिला के 17 बार भारत पर आक्रमण किया।
महमूद गजनी जो था इसने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वह अपने देश वापस लौट गया था। फिर हमने क्या पढ़ा इसमें कि इसने जो भारत पे 17 बार आक्रमण किया था उसमें से प्रमुख भारतीय अभियान के बारे में, जिसमें से इसने पहला जो था 1001 ईस्वी में वो हिंदू शाही के जयपाल राजा पे इसने आक्रमण किया था और धन लौटा, फिर चला गया। इसके बाद 1005 में फिर मुल्तान के अब्दुल फतेह दाऊद पर करता है आक्रमण और फिर से विजयी होता है। फिर 1008 ईस्वी में हिंदू शाही पर आक्रमण करता है जहाँ के राजा थे उस टाइम पे आनंदपाल, और फिर क्या होता है कि वहां से भी वो धन को लेके चला जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे अब आगे के इसके आक्रमण के बारे में, क्योंकि अभी दो या तीन जो हैं इसके और भी प्रमुख अभियान थे जिसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसके बाद इसने क्या किया था, 1012 से 13 ईस्वी में थानेश्वर जहाँ के राजा थे राजा राम वहां पे आक्रमण किया और राजा राम को पराजित किया। फिर इसके बाद इसने 1018 से 19 ईस्वी में कन्नौज, ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसने कन्नौज पर आक्रमण किया जहाँ के राजा थे राज्यपाल, इनको भी पराजित करके धन लूटा और फिर चला गया। फिर 1020 से 21 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया जहाँ के राजा थे उस टाइम पे विद्याधर, और उनको भी पराजित किया। फिर 1025 जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ये तो पूछता ही है एग्जाम में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जहाँ पे राजा थे भीम प्रथम, और यहाँ से इसने बहुत सारा धन लूटा और फिर वापस चला गया। तो महमूद गजनी जो था इसने 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में सोमनाथ को लूट जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया था। यानी जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था, सोमनाथ को लूट के जा रहा था, तो इस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया था और उससे कुछ संपत्ति जो है वापस लूट ली थी। लेकिन फिर क्या होता है, उस टाइम तो उसके पास ढेर सारा धन था तो वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको लेके जाना था। फिर उसने क्या किया, महमूद गजनी ने अपना अंतिम आक्रमण, यानी जब यहाँ से 1025 में वो धन लूट के ले जा रहा था तो क्या किया इन लोगों ने, कुछ जाटों ने आक्रमण किया था तो और उससे कुछ धन छीन लिया था, यानी कुछ संपत्ति उसकी लूट ली थी। तो उस टाइम वो कुछ नहीं बोला क्योंकि उसके पास ढेर सारे धन थे तो उसको लेके जाना था, वो नहीं बचना चाहता था। फिर उसने क्या किया, महमूद गजनी ने अपना अंतिम आक्रमण 1027 यानी 1025 में इसने सोमनाथ को लूटा था। फिर 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया और 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। या देखिए 1030 ईस्वी में क्या होता है कि गजनी की मृत्यु हो जाती। गजनी जो था इसने जो 17वीं बार आक्रमण किया था वो किस पे किया था, जाटों पर किया था, जो कि मतलब जब ये 1025वीं ईस्वी में 16वें आक्रमण के समय सोमनाथ को लूट के जाने के क्रम में, यानी जो जाट लोग थे इन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था और उसकी कुछ संपत्ति को लूट लिया था। तो इसी से बदला लेने के लिए इसने क्या किया था, 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध युद्ध किया था। और 1030 ईस्वी में क्या होता है कि महमूद गजनी की मृत्यु हो जाती है। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे महमूद गजनी के दरबारी इतिहासकार कवि के बारे में। तो उस समय जो उसके दरबारी कवि थे वो थे फिरदौसी, अलबरूनी और रुतबी। तो देखिए जो फिरदौसी थे उनकी जो रचनाएं थी वो शाहनामा थी, और अलबरूनी की थी किताब उल हिंद, उत्बी की थी किताब उल यामिनी। देखिए गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता था। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में। इसको मूर्ति भंजक, देखिए महमूद गजनी जो था उसको बुत शिकन या मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। इसको आप लोग याद रखिएगा कि इसको मूर्ति भंजक या बुत शिकन भी कहा जाता था। अब हम लोग देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तो देखिए मोहम्मद गौरी जो था इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे। 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ। उनके साम्राज्य के आधार पर उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। यानी गौर वंश का उदय कब हुआ,
तो 12वीं शताब्दी में क्या होता है, गौर वंश का उदय होता है। फिर 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक बना। कब? 1173 ईस्वी में। कौन बना? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक बना। यानी 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर वंश का शासक बना। अब इसके बाद देखिए इसने क्या किया, 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया। जो मोहम्मद गौरी था उसने क्या किया, 1175 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण किया मुल्तान के विरुद्ध में। ठीक, इसके बाद क्या होता है, जब ये पहला आक्रमण कर देता है, फिर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में पाटन, जो कि गुजरात में है, यानी इसने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया। किसके विरुद्ध? तो मुल्तान के विरुद्ध। ठीक, फिर मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर आक्रमण किया, जो कि गुजरात में स्थित है। यहाँ के शासक उस टाइम पे थे भीम द्वितीय। उन्होंने गौरी को बुरी तरह से पराजित किया। यानी जो भीम द्वितीय थे, इन्होंने क्या कर दिया, गौरी को पूरी तरह से पराजित कर दिया। यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी, यानी तुर्कों की ये पहली पराजय थी जब भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो देखिए मोहम्मद गौरी जो थे, ये इसमें हम सबसे पहले देखें कि 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ था। फिर 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो थे वो गौर वंश के शासक बने। फिर इन्होंने क्या किया, 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण कर दिया। किसके खिलाफ? मुल्तान के विरुद्ध में। फिर मोहम्मद गौरी ने क्या किया, 1178 ईस्वी में पाटन यानी गुजरात पर आक्रमण किया। और उस टाइम पे जो यहाँ पे शासक थे वो भीम द्वितीय थे। उन्होंने क्या किया, गौरी जो था उसको बुरी तरह से पराजित किया। और ये जो पराजय हुआ गौरी का, तो यह तुर्क आक्रमणकारियों का जो है पहला पराजय था। फिर हम देखेंगे अब देखिए इसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध। ये देखिए युद्ध जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो है पराजित हुआ और गजनी वापस चला गया। यानी जो 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध होता है, वहाँ वो किस किस के बीच में होता है? तराइन का प्रथम युद्ध जब होता है तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। लेकिन हुआ क्या कि इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो था ये पराजित हो गया। जब ये पराजित हो गया तो कोई काम नहीं था और ये क्या हुआ, गजनी वापस लौट गया। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, जिसमें कि क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी जो था वो पराजित हुआ था और गजनी वापस चला गया था। फिर हम लोग देखेंगे 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। यानी अगर पूछा जाता है तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पराजित हुए और मोहम्मद गौरी जो था उन्हें क्या किया, बंदी बना लिया। यानी 1191 में जब ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और गजनी वापस चला गया था। लेकिन जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो ये भी क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी था वो जीत जाते, यानी वो विजयी हो जाता है, और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो पराजित हो जाते हैं, और जो मोहम्मद गौरी था उन्हें बंदी बना लेता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का युद्ध हुआ था
ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि जो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, चंदावर का युद्ध, तो आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा। 1194 में जो चंदावर का युद्ध हुआ था, ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, यानी चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था, तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी जो था, मोहम्मद गौरी, वो विजयी हुआ था, यानी चंदावर के युद्ध में भी मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार जो था अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया। यानी क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी था, उसने भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार जो था अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपकर गजनी लौट गया। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि मोहम्मद गौरी के जो गुलाम सेनापति थे वो कौन कौन थे। तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी थे। बख्तियार खिलजी के बारे में आगे पढ़ेंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इन्होंने क्या किया था, 1196 में अजमेर में विजयी हासिल की थी, यानी अजमेर को जीता था। फिर 1197 में बदायूं को और 1202 में बुंदेलखंड को। और जो बख्तियार खिलजी थे, उन्होंने बिहार विजय किया था और फिर 1206 में बंगाल विजय किया था। लेकिन जो बख्तियार खिलजी थे, उनके बारे में ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि 1198 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के जो सेनापति थे बख्तियार खिलजी, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। फिर इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद गौरी तो अपना यहाँ पे जो भी विजित प्रदेश थे उसका शासन का कार्यभार अपने गुलाम सेनापतियों को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को सौंप के चला जाता है। इसके बाद मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है कब, 15 मार्च 1206 ईस्वी को। फिर इसके बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत काल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।